हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और आप लोग जो हम क्लासेस ले रहे हैं उसको रेगुलरली ज्वाइन कर रहे होंगे और चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 14 आपकी बुक का। ओके, चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज हम एग्जीक्यूटिव हमने देखो, अब आप बोलते हो मैम चैप्टर नंबर 13 हमने नहीं पढ़ा, 12 नहीं पढ़ा। अब ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? अब आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जिसको यूनियन मतलब नहीं पता होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब नहीं पता होगा, उसको यहाँ इस चैप्टर में दिक्कत होगी, क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, जुडिशियल का क्या काम होता है, पढ़ा है ना। तो हम बेटा आज हम देखेंगे कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से लॉज को एग्जीक्यूट करती है। कौन कौन उसमें होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। यूनियन लेवल पे नहीं आएंगे, मेन इसमें आएंगे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर्स आएंगे इसके अंदर जो एमपीज होते हैं। समझे? तो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे, कौन कौन होते हैं, कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है चीजों को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और ये यूनियन लेवल का, इसलिए हम चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके, लेट्स स्टार्ट। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, which the union executive is the second organ of the government of India. Government of India का बेटा ये second organ है। कौन सा organ है? Second organ. It consists of president, vice president, prime minister, the chief ministers, beside a large body of experts and administrative officials of the civil services. The union executive implements the law made by the parliament, और पार्लियामेंट से क्या होता है? लॉज को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखते सबसे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। कंट्री में हाईएस्ट ऑफिस ये होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। ये हमारे इंडियन यूनियन के हेड होते हैं। As India is republic, the head of the state, that is president, is also an elected person. ये हमारे क्या होते हैं बेटा? हेड होते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले he must be a citizen of India, वो citizen of India होना चाहिए। Second, he should be 35 years of age at the time of election, 35 of years इसकी age होनी चाहिए। Third, he should be qualified to be a member of लोक सभा, लोक सभा मेंबर बनने के लिए qualified होना चाहिए। He should not hold any office of profit under the central or the state government, central और state government में उसको अपना office hold नहीं करना है। And if he hold, he should vacate such post before seeking the election. अगर ऐसा कोई पोस्ट उसने होल्ड किया है सेंट्रल एंड स्टेट में तो पहले वो छोड़ना है, उसके बाद ये ऑप्ट करना है। The president cannot be a member of either of the parliament or the state legislature if he is already a member and he is elected to the post of president. अगर वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट हो गया, बाकी सब पोस्ट्स छोड़नी पड़ेगी। He will have to vacate his seat. ये क्वालिफिकेशंस, ये डिमांड है हमारे प्रेसिडेंट बनने की। ओके, नेक्स्ट। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है? So the president is not elected in a direct election. डायरेक्ट नहीं होता इनका, इनडायरेक्ट होता है। He is elected indirectly by the electoral colleges. इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, which consist of elected member of the two houses of the parliament and the state legislature assembly. यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्ट लेते हैं लेजिस्लेचर असेंबली के लोग एंड
पार्लियामेंट के लिए, ओनली इलेक्टेड, ठीक है। The election is held by the system of proportional representative, means that each member of electoral college has a definite number of votes, ठीक है। जिस तरीके से ये लोग वोट देते हैं उसकी मेजोरिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। The number of votes given to the electorates from each state depend upon the state population, उस स्टेट की पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। The total number of votes allotted to all the electorates is approximately equal to the population of a country. The voting is by the secret ballot. Secret ballot के थ्रू वोट किया जाता है कंट्री में, ठीक है। चलिए, अब इसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है प्रेसिडेंट का? कितने टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं? So the president of India is normally elected for the 5 years. How much? 5 years. He can be re-elected for the second term. His office can fall vacant in a case of death, resignations or impeachment. Impeachment, death के टाइम पे उसको अपनी पोस्ट खाली कर देनी पड़ सकती है। The president can be removed from the office by acting against the constitution. Constitution के against act किया तो भी खाली करनी पड़ेगी सीट, ठीक है। There is a special procedures called impeachment. क्या है? Impeachment, जिसकी हेल्प से हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं बेटा? रिमूव कर सकते हैं impeachment से। So there is a special procedures called impeachment for removing the president from his office. Our resolution for impeachment is passed by the parliament by 2/3 majority. 2/3 majority से पास करना पड़ेगा ये impeachment का process. In the event of falling vacant of the office of the president, the vice president take over the acting president. प्रेसिडेंट की सीट खाली, वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, ठीक है। तो इनका टर्म ऑफिस पता लगा कितने टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए होता है। आगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, कौन कौन से इंडियन यूनियन की ये प्रेसिडेंट रहे? ये जो नेम्स लिखे ना बेटा, ये सारे के सारे प्रेसिडेंट्स हैं हमारे जो रहे हैं ऑलमोस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके द्रौपदी मुर्मू तक, जो अभी भी चल रही है। ये सारे प्रेसिडेंट के नेम्स हैं। तो थोड़ा सा आप नजर मार लीजिए। आई नो आपको पूरा तो याद नहीं होंगे, बट थोड़े बहुत हो जाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की है, ठीक है। चलिए, अब पार क्या होती है प्रेसिडेंट की? पार कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्स होती है, बिल्कुल होती है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय वास्ट पावर एज फॉलो। सबसे पहले पार है एग्जीक्यूटिव पावर, चीजों को एग्जीक्यूट कराने की पावर है इसके पास, प्रेसिडेंट के पास। सो द प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन की चीफ एग्जीक्यूटिव है ये। He appoint high officials of the executive. वहां पे हाई ऑफिशियल्स को एग्जीक्यूटिव के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। He appoints the prime minister and with the later recommendation the council of minister, governor of the state, attorney general, the controller and auditor general, the lieutenant governor and the chief commissioner of the union territory, chairman and the member of union public service commission. ये जितने लोग लिखे इनको इलेक्ट किया जाता है by the प्रेसिडेंट, ओके। इसके अलावा जो लोग होंगे उसको नहीं इलेक्ट करेंगे, तो इसका नेम ध्यान रख लीजिए। He is the supreme commander. He is the supreme commander of armed forces. As such, he appoints the chief of 3 wings of the force. ये चीफ कमांडर होते हैं हमारे तीनों फोर्स के, मतलब जो मिलिट्री की जो पावर है वो इनके पास है। He send and receive ambassador. Ambassadors जो आते हैं उनको send and receive करते हैं। All treaties are signed in his name. उन्हीं के नेम से हर treaties को साइन किया जाता है। नेक्स्ट पावर है लेजिस्लेचर्स, रूल बनाने की क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। So the president address the first session of the parliament after the election. सबसे पहला सेशन एड्रेस करता है हमारा प्रेसिडेंट। He summon and prorogues the session of the parliament. He can dissolve the parliament. No bill can make a law without his assent. उसकी assent के बगैर कोई भी बिल लॉ नहीं बन पाता है, उनकी फाइनल अथॉरिटी चाहिए होती है। He can issue ordinance when parliament is not in session. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऑर्डिनेंस क्या है, ये प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है। His consent is required in the declaration of war. कोई वॉर होता है, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट इज द हेड, लाइक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, इस तरीके से।
और क्या फंक्शन है हमारे, जुडिशियल पावर है इसके पास। कौन सी पावर, जुडिशियल पावर। So the president has the power to reduce the sentence or grant pardon on a mercy petitions to a person sentenced by the court. इसके पास पावर है किसकी, क्या पावर है, पार्डन करने की, किसी को पार्डन छूट दे सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, और कौन सी पावर है बेटा, फाइनेंशियल पावर रिलेटेड टू मनी से, ठीक है। सो नो बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज रिकमेंडेशन, उनकी रिकमेंडेशंस के बगैर कोई भी बिल पास नहीं हो पाता है हमारे हाउस में। He can make advances out of contingency fund of India to meet unforeseen expenditures. उनकी अथॉरिटी के बगैर कोई भी फंड नहीं निकाल सकते आप। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी के टाइम पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। The president has been given special power to meet an emergency. He can proclaim a state of emergency in the following conditions. So ये 3 कंडीशंस में हमारी इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा हो जाती है। कौन कौन सी सिचुएशन में, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। स्टार्टिंग विद नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, when there is a danger of a foreign aggressions or a danger of a peace and security of a country because of civil war, insurgency etc. तब ये आर्टिकल नंबर 352 काम आता है नेशनल इमरजेंसी का, कभी वॉर की स्थिति हो जाए तब ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या होती है, जो आर्टिकल नंबर 356 में बोली है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है ना, वही है। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी in a state has broken down and the political uncertainty prevail, तब लगती हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल नंबर 356 में बताई गई है। नेक्स्ट, थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी। So where there is a setback of financial stability or credit feasibility in a country, article number 360 is there. So 360 बताया करता है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी को। In such a case, the president can reduce the salary of the government employee. ये वैसे आज तक कभी नहीं लगी है, बट कभी ऐसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तो वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज को कम किया जा सकता है। When the constitutional machinery of any particular states break down, the president, on the advice of governor, impose president rule in a state initially for the period of 6 months, which can be extended for the 2 years. कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी गवर्नमेंट इन स्टेट में गवर्नमेंट फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर ली, तो गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को कहेगा तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में लगा देगा क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये पावर भी हमारी प्रेसिडेंट के पास है। तो ये तीनों पावर समझ में आई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट की, ठीक है। आगे देखते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द foregoing account of the power of the president give an impression that has a vast power. In act he merely act only on the advice of prime minister. ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। All his power is reality are exercised by the prime minister and the council of minister. जो उनकी रियल पावर है वो यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट फंक्शंस ओनली एज अ नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। It is because our constitution has established a parliamentary form of government in the country. हमारी parliamentary government है, इसलिए ये प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। Under this political system, the Prime Minister and the Council of Ministers are responsible to the Parliament. आपके Prime Minister and Ministers आपके responsible होते हैं Parliament को लेके। However, the office of the President enjoy great prestige and dignity. He is the first citizen of the India. तो first citizen India का President होते हैं and represent the nation in all ceremonial occasion. जितनी भी occasions होते हैं उसमें सबसे पहले आपके President को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यहां तक हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखा कि प्रेसिडेंट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके रोल्स क्या है, एंड उनको हटाया भी जा सकता है। क्लियर? चलिए
अब इसका सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। यहां तक पार्ट 1 था। अब हम आपसे मिलते हैं आपके पार्ट 2 में। तब तक पार्ट 1 अच्छे से पढ़ के समझ के आप लोग रखिएगा। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच माय डियर लर्नर्स एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।